गागर में सागर पत्रिका के संपादक और गागर में सागर हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्रिया क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के जो हमने भेद पढ़ा था वह दो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज हम बनावट के आधार पर पढ़ेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। यह जो आपने पिछली वीडियो में देखा कि रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद, यह परीक्षा में पूछा जाता है कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद आपने देखा पिछले वीडियो में, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें कर्म लगा हो, सकर्म जिसमें कर्म निहित हो, और अकर्मक जिसमें कर्म निहित नहीं हो। लेकिन आज हम बनावट के आधार बनावट के आधार पर हम देखेंगे कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो इसके आधार पर क्रिया के 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6। नंबर 1 आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सहायक क्रिया किसे कहते हैं? सहायक क्रिया आप जान लीजिए। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? तो कहता है कि जो शब्द मुख्य क्रिया के साथ संयुक्त होकर, या जो शब्द मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को पूर्ण एवं स्पष्ट करने में सहायता करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। मतलब मुख्य क्रिया के साथ यह जो क्रिया होती है, जो सहायक क्रिया होती है, वो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। जान लीजिए, यह कहलाती है आपकी सहायक क्रिया। क्या? जो सहायक क्रिया होती है मुख्य क्रिया के साथ संयुक्त होती है, या प्रयुक्त होती है, या जुड़ती है, और जुड़ने के बाद उसके अर्थ को क्या करती है? स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। वह कहलाती है आपकी क्या? सहायक क्रिया। जैसे मैं कह दूं, मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं, यहां पर जो आपकी जाना है यह मुख्य क्रिया है, और यहां पर जो है हूं वह सहायक क्रिया। यह मुख्य क्रिया है, और यहाँ पे आपका क्या है? कर्म है, और यहाँ मैं क्या है? कर्ता के रूप में सर्वनाम है। तो मुख्य क्रिया के साथ क्या परिभाषा करी है कि जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है और प्रयुक्त होने के बाद उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में क्या करती है? सहायता करती है। अगर यदि यहाँ पर सहायक क्रिया नहीं होती तो मैं घर जाता सेंटेंस पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो इससे मुख्य क्रिया के साथ जब संयुक्त होती है या मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, तो प्रयुक्त होने के बाद उसके अर्थ को क्या करती है? पूर्ण कर देती है, स्पष्ट कर देती है। यही कहलाते हैं आपकी क्या? सहायक क्रिया। ठीक है, तो यह रहा आपका सहायक क्रिया। जैसे वह रो रहा था, वह रो रहा था, यह रोना, यह रोना क्या है? मुख्य क्रिया। और यह दोनों क्या है? यह क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो क्या कहता है? जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करती है, उसको हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं दूसरी आपकी जो क्रिया होती है, जो बनावट के आधार पर हमने देखा कि क्रिया के कितने भेद। जो बनावट के आधार पर क्रिया के हम 6 भेद देख रहे हैं, उसमें आती है दूसरी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक
कालिक क्रिया, यह कहलाती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। कौन कह रहा है कि जब कर्ता, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना क्या करता है? प्रारंभ करता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कर्ता एक क्रिया समाप्त करता है, दूसरी प्रारंभ करता है, तो दूसरी प्रारंभ करने के पहले, ठीक पहले जो वह पहली क्रिया करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लेते हैं कि अर्पित भोजन करके सो गया, अर्पित भोजन करके सो गया, अर्पित भोजन करके क्या कर गया? सो गया। पहला जो अर्पित ने काम किया वो भोजन किया, तो पहला काम उसने क्या किया? भोजन, फर्स्ट कार्य। और जो सेकेंड उसने कार्य किया वो सोना, सेकेंड कार्य। तो सेकेंड कार्य करने के पहले उसने कौन सी क्रिया किया था? भोजन। यही आपकी क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। कहने का तात्पर्य यह है कि भोजन करने के पहले भोजन उसने किया और भोजन करने के बाद उसने सोने का कार्य किया। तो जो सोने का कार्य किया उसके पहले उसने कौन सी क्रिया किया था? भोजन किया। तो भोजन ही क्या कहलाता है? भोजन करना है उसको पूर्वकालिक क्रिया। तो कहने का तात्पर्य है, करा परिभाषा क्या कर रही है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ भोजन करके चली गई, माँ भोजन करके चली गई। देखिए यहां माँ ने पहले क्या किया? भोजन किया। और दूसरे करने क्या? दूसरा काम उसने चली गई। तो पहले चले जाने के पहले उसने कौन सी क्रिया की थी? भोजन करना। तो यहीं पे क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया, कालिक क्रिया। सीधे सीधे परिभाषा यह कहती है कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो पहली क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम तीसरी क्रिया का जो भेद है वह है नामबोधक क्रिया। कौन सी क्रिया है? नामबोधक क्रिया। तीसरा आता है नामबोधक, नामबोधक क्रिया। कौन सी क्रिया है? नामबोधक क्रिया कहलाती है। नामबोधक क्रिया कहता है कि जब कोई क्रिया, नामबोधक क्रिया का परिभाषा इसकी बनती है कि जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ती है, संज्ञा प्लस विशेषण। कह रहा है कि जब कोई क्रिया संज्ञा या विशेषण के साथ क्या करती है? जुड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। जब कोई क्रिया संज्ञा के साथ या विशेषण के साथ जुड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे संज्ञा के साथ जुड़ेगी, संज्ञा प्लस क्रिया बराबर बनेगी नामबोधक, नामबोधक क्रिया, नामबोधक क्रिया। जब संज्ञा या संज्ञा के साथ जुड़ती है क्रिया तो उसको हम, जैसे संज्ञा जुड़ता है और क्रिया, तो यह कहलाती है नामबोधक क्रिया। जैसे आप कहेंगे रक्त, रक्त क्या है? एक संज्ञा प्लस खौलना, खौलना एक क्रिया, तो नामबोधक क्रिया हो जाएगी रक्त खौलना।
रक्त खौलना, यह नामबोधक क्रिया होगी। जैसे आप कहते हैं विशेषण के साथ जुड़ेगी, विशेषण प्लस क्रिया तो बनेगी नामबोधक क्रिया। कौन? विशेषण जैसे दुखी, दुखी, और इसमें क्रिया क्या है? होना। तो क्या बन जाएगी नामबोधक क्रिया? दुखी होना। क्या बन जाएगी? दुखी होना। ठीक है। सुखी होना, दुखी होना, सुखी होना, पीला पड़ना, पीला, पीला पड़ना, यहां हो जाएगा पीला पड़ना। ठीक है। तो इस तरीके से कह रहा है कि संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने वाली जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। मतलब संज्ञा और विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया आपकी नामबोधक क्रिया कहलाती है। अब आते हैं नामबोधक, 3 हुए। चौथा आते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसमें कितने क्रिया है? 2 क्रिया। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कितने क्रिया हैं? 2 क्रिया। द्विकर्मक कह रहा है कि जब जिस क्रिया के 2 कर्म, जिस क्रिया के कितने कर्म हो? 2 कर्म। कितने कर्म हो? 2 कर्म हो, वह क्रिया आपकी द्विकर्मक कहलाती है। जिस क्रिया के 2 कर्म हो उनको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहां पर जो पहला कर्म है वह छात्र है, फर्स्ट कर्म, और जो दूसरा कर्म है यह आपका हिंदी। मतलब पहला अध्यापक ने क्या किया? छात्रों को। दूसरा काम क्या किया? क्रिया। तो यहां पर 2 क्रिया है, छात्र और हिंदी, इसलिए द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि सगुन ने प्रियांशी को, जैसे आप ले सकते हैं कि हर्षित ने अर्पित को थप्पड़ मार दिया। हर्षित ने अर्पित को थप्पड़ मार दिया। हर्षित ने अर्पित को क्या कर दिया? यहां पर फर्स्ट आपके जो अर्पित है और सेकंड थप्पड़ आपका सेकंड। यहाँ पहला कर्म और दूसरा कर्म, ये 2 कर्म हैं जो आपके कहलाते हैं द्विकर्मक क्रिया। जो क्रिया 2 कर्मों से जुड़ी होती है उसको हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आते हैं संयुक्त क्रिया, लास्ट है, 5वां है संयुक्त क्रिया। संयुक्त, संयुक्त क्रिया जो 5वां है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? करा कि जब कोई क्रिया 2 क्रियाओं के संयोग से, आपने देखा कि 2 कर्म जुड़े हुए थे, द्विकर्मक में 2 कर्म जुड़े हुए थे, इसमें संयुक्त क्रिया आपने देखा संयुक्त। इसके ठीक पहले आपने देखा द्विकर्मक क्रिया, उसमें 2 कर्म निहित, लेकिन इसमें 2 क्रियाएं निहित।
जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, दो क्रियाओं दो क्रियाओं दो क्रियाओं से निर्मित होती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहां पर दो क्रियाएं से संयोग करती है। एक क्रिया दो क्रियाओं से संयोग करने के बाद वह क्या करती है, निर्मित होती है। जैसे आप कहते हैं वह पेड़ से कूद पड़ा, वह पेड़ से कूद पड़ा। वह पेड़ से क्या कर गया, कूद गया। अब यहां पर एक कूदना भी क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो जब दो क्रियाएं से निर्मित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे चिड़िया उड़ा करती है, चिड़िया उड़ा करती है। चिड़िया उड़ा करती है, चिड़िया उड़ा करती है। तो यहां पर उड़ना तो एक क्रिया है और दूसरी क्या है, यह भी एक क्रिया है, करना। तो दो क्रियाओं से निर्मित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे आप ले सकते हैं, तुम त्याग पत्र दे ही डालो, तुम त्याग पत्र दे ही डालो। यहां पर देखिए दो क्रियाएं निर्मित हैं, एक देना और दूसरा डालना। जब दो क्रियाओं से निर्मित होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हम आते हैं जो इसका लास्ट है, वह क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। क्या है, क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। ये इसका लास्ट छठा है, क्रियार्थक संज्ञा। यहां संज्ञा शब्द आने से बहुत लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है कि यह संज्ञा, किंतु नहीं, यह संज्ञा नहीं, क्रिया का एक भेद है जिसको हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में पूछी जाती है कि क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है, संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इसका प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाता है या संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो क्या सीधी पर जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक। यहां पर टहलना एक क्रिया, क्या है, एक क्रिया है। यहां पर टहलना एक क्रिया है, क्योंकि यहां पर संज्ञा की भांति व्यवहार में प्रयोग की जा रही है, इसलिए कहलाती है क्रियार्थक संज्ञा। जैसे पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है, पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक। पढ़ना सफलता के लिए क्या है, यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना सफलता के लिए आवश्यक है। पढ़ना मेरे लिए क्या है, आवश्यक। तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। तो कह रहा है संज्ञा की भांति व्यवहार में लाने वाली क्रिया क्या कहलाती है,
जैसे एग्जांपल लेते हैं, सोना मस्तिष्क के लिए, जो सोना होता है मस्तिष्क के लिए आवश्यक सोना मस्तिष्क के लिए क्या है? आवश्यक। यहां सोना क्या है? सोना एक क्रिया है। ठीक है, तो यह रहा आपका क्रियार्थक संज्ञा। आपने देखा क्रियार्थक संज्ञा। आपको पुनः मैं बता देना चाहता हूं कि क्रिया रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं, क्रियार्थक संज्ञा, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा। अब हम अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे, जो क्रमबद्धता के अनुसार, जो हम क्रम से वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, वो क्रमबद्धता के अनुसार हम संज्ञा पढ़ाए, संज्ञा के बाद सर्वनाम और सर्वनाम के बाद क्रिया। अब क्रिया के बाद अगली वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे विशेषण। तब तक के लिए धन्यवाद।